तो मेरा सवाल ये है कि क्या संजय राउत को सरकार जो है ईडी गिरफ्तार कर सकती है, उनकी वाइफ को गिरफ्तार कर सकती है या नहीं कर सकती? हाँ, गिरफ्तार करना कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। हो सकती है इसमें गिरफ्तारी उनकी, क्योंकि उनके खिलाफ अगर ठोस सबूत हैं, 55 लाख रुपए का जो मामला है उनका, वर्षा राउत ने घर के लिए वो पैसा उनको प्रवीण राउत की पत्नी ने दिया था, उस मामले में भी आगे चलकर जांच हो सकती है। अगर उन्होंने पैसा वापस भी कर दिया है 55 लाख रुपया, लेकिन उनकी पत्नी, प्रवीण राउत की पत्नी और प्रवीण राउत का गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन में सीधे तौर पर डायरेक्टर होना, और उन्होंने मिलकर वो जो गोरेगांव की जो चाल है उसका पुनर्विकास करने के लिए जो एग्रीमेंट किया था उसमें कुछ गड़बड़ी करना, ये सीधा सीधा मामला है जिसमें ये सारे लोगों को एक साथ दिखाया जा सकता है। और मुझे लगता है कि इसमें ईडी उनको अरेस्ट भी कर सकती है। देखना है ये कि क्या किस हद तक ये मामला आगे जाता है, किस हद तक ये आगे जाता है, क्योंकि इसमें दो राजनीतिक मामला एक ऐसा है आशुतोष जी कि किस कार्रवाई से जनता की क्या प्रतिक्रिया आएगी इसका भी राज करते हैं। अगर समझो इसमें जनता के मन में भाजपा ईडी के बारे में अगर समझो एक ऐसी भावना पैदा होने लगी कि ये सारा जो है बदले की भावना से किया जा रहा है, जिसमें जनता का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो मुझे लगता है भाजपा भी इसके बारे में 10 बार सोचेगी कि इतना सारा हम कर रहे हैं, इसके बाद भी अगर जनता के मन में हमारे लिए अगर कोई अच्छी बात अगर नहीं आती है कि जो भी हो रहा है दिल्ली से हो रहा है बहुत अच्छा है, होना ही चाहिए था, महाराष्ट्र में तो सारा अंधाधुंध चल रहा था, इसके पहले बहुत अच्छा था, अभी भी अभी 2-4 साल में सारा गड़बड़ शुरू हो गया है, ऐसा अगर जनता के मन में आता तो ही ये कार्रवाई आएगी, नहीं तो सोच समझकर ही करते रहेंगे। जैसे उद्धव ठाकरे के जो उनके मिसेस ठाकरे के भाई है श्रीधर पाटनकर, उनकी भी प्रॉपर्टी इन्होंने अटैच कर दी है ना, उनको अरेस्ट नहीं बताया है उन्होंने, क्योंकि मुझे लगता है कि शिवसेना को सीधी तरह से घेरना, डायरेक्ट ठाकरे फैमिली पर अटैक करना एक अलग बात है जिसके बारे में 10 बार सोचा जाएगा, लेकिन संजय राउत को क्योंकि उन्होंने सरकार बनाने में काफी अहम भूमिका थी। दूसरी बात ऐसी है कि संजय राउत की भूमिका में दो ओपिनियन यानी कि दो मत हैं जो शिवसेना में भी कहे जाते थे कि वो जरा ज्यादा ही बात करते हैं, तो हो सकता है कि उनके बारे में थोड़ी सख्ती से निपटा जा सकता है। मुझे ये लगता है कि कार्रवाई आपने जो ये 55 लाख की बात की, दरअसल अपने दर्शकों को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि 2010 में ईडी के मुताबिक 83 लाख रुपए है वो माधुरी राउत जो प्रवीण राउत की पत्नी है, उन्होंने वर्षा राउत यानी जो संजय राउत की पत्नी है उनको दिए थे। जब ईडी का कहना यह है कि जब ईडी की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई तो वर्षा राउत ने उनमें से 55 लाख रुपए वापस जो है वो माधुरी राउत को हैंडओवर कर दिए। इसके अलावा वर्षा राउत और सपना पाटनकर के बीच में 2010 में ज्वाइंट प्रॉपर्टी जो है 8 प्लॉट जो है वो अलीबाग में खरीदे गए और दोनों इस प्रॉपर्टी को भी अटैच कर दिया गया। तो किशोर तिवारी जी, इसका मतलब आप लोग मानसिक रूप से तैयार रहिए कि संजय राउत को तो गिरफ्तार कर देंगे, या संजय राउत नहीं तो कम से कम वर्षा राउत की तो गिरफ्तारी हो ही जाएगी इस पूरे मामले में। नहीं, हमारी मानसिकता तो सब लोगों की हो चुकी है कि ये लोग यही करेंगे और ऊपर से फिर चार्जशीट डिले करेंगे, फिर नई नई चार्जशीट डालेंगे, तो जो लोग डरपोक है वो छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन परिस्थितियां ऐसी नहीं है। लेकिन शरद गुप्ता जी की एक बात से मैं सारोकार रखूंगा, अगर आप पत्रकार हो या आप राजकीय नेता हो तो आपके 5-5 साल के एफिडेविट में जब 200-200 करोड़ 300-300 करोड़ रुपए ऐड हो जाते हैं तो तुम्हारा जो आवाज का जो होता है ना स्तर वो कम हो जाता है। देखो ये जो प्रकार है, जिस प्रकार से मैं जब भी सदन में जाता हूँ ना विधानसभा में, तो आमदार बोला तो उसकी मगरूरी, उसकी चलने का स्टाइल ये देखकर ही लगता है ये आमदार है, यानी विनम्रता नहीं, कुछ नहीं, ऐसी बकवास करते हैं। तो अगर नीयत बहुत अच्छी है तो हो जाए सफाई, हमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि राजनीति में इस प्रकार के लोग नहीं रहने चाहिए। अब मैं बता रहा हूं, किरण जी ने बोला और रविंद्र आंबेडकर ने भी उसको छेड़ा। मैं बता रहा हूं कितने भी आप करप्ट बोलकर इस्टेब्लिश करो, जनता से वो चुन के आते हैं, जनता से वो चुन के आते हैं। तो अगर शिवसेना और भाजपा अलग अलग लड़ेंगे
तो मुझे लगता है अगले वक्त कांग्रेस ये एडवांटेज में जाएगी, क्योंकि कांग्रेस को ईडी और बीजेपी हाथ नहीं लगा रही। क्यों नहीं लगा रही मुझे मालूम नहीं। वो चाहते हैं कि हम दबाव राठा पे बनाए या फिर शिवसेना पे बनाए। तो अभी तक उन्होंने किसी कांग्रेस को छेड़ा नहीं है। लेकिन मैं अभी देख रहा हूं विदर्भ मराठवाड़ा के हद तक कांग्रेस एडवांटेज में जाएगी। तो शिवसेना से समझौता करना ये मोदी जी के आम चुनाव के लिए बहुत जरूरी है। आप देखो राज ठाकरे को आप कितना भी प्रमोट करोगे, जैसे रविंद्र ने भी बोला उस दिन का भाषण, या तुलसीदास जी ने बोला कि उनका भाषण स्क्रिप्टेड था, हाँ ये सब कर रहे, लेकिन ब्रांड ठाकरे, ये उद्धव ठाकरे इस्टेब्लिश हो गए। तो उद्धव ठाकरे जो बीजेपी का डैमेज कर सकते हैं महाराष्ट्र में, उसकी चिंता से ये लोग हमारे लोगों को हाथ कम लगाएंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि जिस तरह के से घटिया किस्म से ये सेंट्रल एजेंसी का मिसयूज हो रहा है। किशोर जी, आप कह रहे सेंट्रल एजेंसी का मिसयूज हो रहा है, लेकिन आज की तारीख में महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। शिवसेना कभी बड़ा भाई हुआ करती थी, आज शिवसेना छोटा भाई है। और इसी कारण है कि शिवसेना और बीजेपी अलग अलग हुए। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बीजेपी जो है अगले चुनाव में, इस बार अगर 100 सीट के आसपास मिली है, तो अगला चुनाव आएगा और 160-170 सीटें उनके पास आ जाएंगी। उनके पास रिसोर्सेज है, उनके पास संगठन है, उनके पास नेता है, और यहां आपके भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे? नहीं, ये देखो मैं बता रहा हूं कि राष्ट्रवादी का अपना एक वोट बैंक और अपनी एक जगह है। लेकिन 19 में भाजपा को ऐसा लगा था कि अब हमको शिवसेना की जरूरत नहीं, और वो अकेले अलग हो गए और लड़ लिए थे। लेकिन तब 62 सीट्स लेके शिवसेना आई, और शिवसेना के बिगर उनको चली नहीं, क्योंकि वो 123 पे रुके। तो मैं अभी भी बता रहा हूं कि ये दो लोग झगड़ते जब तक रहेंगे तब तक उसका एडवांटेज कांग्रेस पार्टी को जाएगा, और महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी इन झगड़ों से दूर रह के अपने संगठन पे काम कर रही है। तो ये लोग दोनों जो बड़े छोटे हैं या छोटे बड़े भाई है, ये लोगों में अगर समेट नहीं होती है तो ये दोनों भी एक में को लेके डूबेंगे। लेकिन जिस प्रकार के संबंध राज ठाकरे को सामने लाना या उद्धव ठाकरे को डायरेक्टली चैलेंज करना, ये मोदी जी को महंगा पड़ेगा। और मुझे लगता है कि उनका इंटरवेंशन होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, लोग जेल में जाएंगे और कभी ना कभी तो बाहर आएंगे ही। क्या चलता है इस देश में, जो करोड़ों रुपए का लेके भाग जाते हैं वो भी नहीं आते हैं, और जो भारत के अंदर 23,000 करोड़ 40,000 करोड़ इसकी ईडी नोटिस देते हैं, बाद में वो लोगों पे कुछ होता नहीं है। तो ऐसा ही होगा, ये 4 दिन खबरें आएगी और चले जाएगी। बट शरद जी, अभी पंजाब के चुनाव में आपने देखा कि वहां के जो मुख्यमंत्री थे चरणजीत सिंह चन्नी, उनके भतीजे के ऊपर छापे पड़े और उनके भतीजों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। और लोग ये कहते हैं कि ये जो छापा पड़ा था उसका असर कांग्रेस के चुनाव पर पड़ा। चरणजीत सिंह चन्नी 2 जगह से चुनाव लड़े, दोनों जगह से हार गए, कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया और उसमें बड़ा हाथ इस छापे का माना जा रहा। तो ऐसा क्यों ना माना जाए कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के ब्रदर इन लॉ को निशाना साधा गया है, जिस तरीके से संजय राउत को निशाना साधा गया है, तो इसका असर जनता में उल्टा भी हो सकता है। जनता कहेगी ये सब भ्रष्टाचारी जेल जाने के लायक है। शरद भाई रहे हैं, शरद, बिल्कुल ये हो सकता है। और मैं इसी से जुड़ा एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, वो रॉबर्ट वाड्रा का है। हर चुनाव से पहले रॉबर्ट वाड्रा की पेशी होती है, उनको समन जाते हैं, उनको बुलाया जाता है और फिर 5 साल के लिए उसको फाइल को दबा दिया जाता है। जब एक बार हो जाता है तो आज तक रॉबर्ट वाड्रा को एक क्राइम, अगर कोई क्राइम है तो उसकी सजा नहीं हुई है, कभी भी कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। और नेशनल हेराल्ड से लेकर दुनिया भर के केस हर बार चुनाव से ठीक पहले निकाले जाते हैं। तो अभी इस बार भी चुनाव से पहले एक रिपोर्ट आई थी, अगर आपने भी शायद पढ़ा होगा, शायद ये पंजाब 15वां ऐसा राज्य है जहां पर चुनाव से ठीक पहले जो भी बीजेपी की विपक्षी दल था उनके मुख्य नेताओं के करीबियों पर छापे पड़े। तो बीजेपी ने इसको एक इलेक्टोरल स्ट्रेटजी बना लिया है कि चुनाव लड़ने के लिए बाकी प्रचार होता रहता है, और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उसमें एक विंग हमारा इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का भी है। अच्छा, दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि इस बार जैसा दिल्ली में हुआ कि दिल्ली में
म्युनिसिपल इलेक्शंस होने वाले थे और अनाउंसमेंट से ठीक पहले उसको रोक दिया गया और बिल ले आया गया। इसी तरीके से वो जो ये चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं बीएमसी का चुनाव भी इन्वॉल्व है, क्योंकि बीएमसी का चुनाव सारे लोग यहाँ पे जानते हैं कि उसकी क्या महत्व है और उसके लिए क्या क्या नहीं करती पार्टियां। तो मुझे लगता है कि इसमें बीएमसी का भी एक रोल है। और तीसरी चीज, जो उद्धव ठाकरे हैं, अगर अपने पिताजी की तुलना में देखिए तो उनका इन्फ्लुएंस 10% नहीं है। अगर बाल ठाकरे होते तो आज बीजेपी की किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की ऐसी हिम्मत नहीं होती। तो ये मुख्यमंत्री बनके उन्होंने अपनी अथॉरिटी डाइल्यूट कर ली है। अगर वो किसी भी दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाते और अपने आप जैसे बाल ठाकरे काम करते थे वैसे कर रहे होते तो बाला साहब की तरह आज उनका भी, तो वो मुट्ठी कहते ना, बंद मुट्ठी लाख की, तो वो मुट्ठी खुल चुकी है। और अंतिम चीज यही है कि अब सभी को यही वो एक जो कहावत है कि जो घर फूक रहे आपनो चले हमारे साथ, तो जिसको अपना घर फूकने की इच्छा है तो वही अब बीजेपी के खिलाफ राजनीति करे। और मतलब घर फूकने का अर्थ ये नहीं है कि घर ही फूक दे, मतलब कि अपना क्लीन करके, जैसे किशोर जी कह रहे थे कि बिल्कुल मेरे पास अब कोई स्केल्टन्स नहीं है। और आखिरी चीज एक और कि ये सिस्टमेटिक चेंज की बात हम करते हैं, तो जो किशोर जी भी कह रहे थे कि हर बार 200-300 करोड़ बढ़ जाता है, तो आखिर ये एफिडेविट ऑटोमेटिकली क्यों नहीं इनकम टैक्स के पास चले जाते? इनकम टैक्स क्यों नहीं पूछता कि ये 300 करोड़ रुपए आपके पास बढ़ गए थे, कहां से आए, आपकी आय का क्या स्रोत था? अगर जिस दिन ये पूछने लगे, अगर इनकम टैक्स ना भी पूछे, जनता पूछे कि साहब ये पैसे कहां से बढ़ गए आपके पास, और फिर देखते हैं कि आखिर पॉलिटिक्स साफ कैसे नहीं होती। ठीक है, चलिए अंतिम में मैं एक सवाल सबसे करूंगा और उसका हाया नाम में जवाब दे दीजिए। क्या आपको लगता है, रवि आपसे शुरू कर, रवि आम्बेकर, संजय राउत अरेस्ट हो सकते हैं, हाँ या ना? अपने को अनम्यूट करिए रवि। मुझे लगता है कि अरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन मैं आपसे और थोड़ी सी सहूलियत चाहूंगा कि मुझे एक और मुद्दा रखना है यहाँ पे। बेसिकली जेल या भाजपा, इन दोनों में से चूज करना है अभी किसी भी राजनेताओं को। अगर उनको महाराष्ट्र में या किसी अन्य राज्यों में रहना है, महाराष्ट्र में इन तीनों पार्टियों में सत्ता में रहना चुना है, तो मुझे लगता है कि किसी भी तरह से ये सत्ता नहीं गवाएंगे। लेकिन जितने बड़े नेता इनमें से अरेस्ट हो सकते हैं, उन तमाम लोगों की सूची है। संजय राउत के बाद में अनिल परब भी अरेस्ट हो जाएंगे, और मुझे इसमें कोई दो राय नहीं लगती है कि एजेंसीज ये कड़ा कदम उठाने के लिए अब पीछे हटेगी। उनको सीधे तौर पे मैंडेट है और संजय राउत अगले कुछ दिनों में अरेस्ट हो सकते हैं। तुलसीदास। बिल्कुल, मुझे लगता है कि हो सकते हैं, क्योंकि जेल या बेल हम कहते थे, लेकिन अब जेल या बीजेपी, तो जेल या बीजेपी। रवि किरण जी। मुझे लगता है कि वर्षा राउत का इसमें ज्यादा संबंध आ रहा है, तो वर्षा राउत को बुलाया जा सकता है, और बार बार बुलाते रहना भी एक तरह से मुझे लगता है ये परेशान रखना होता है। संजय राउत का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है, कहीं उन्होंने अपनी सिग्नेचर की है या उन्होंने कहीं अपना व्यवहार जो है कहते हैं ट्रांजैक्शन, वो सीधे तरीके से सामने नहीं आ रहा है। तो वर्षा राउत को परेशान करना, उनको बार बार बुलाना, उनसे खुलासा मांगना ही मुझे लगता है संजय राउत को एक जेल की तरह लगेगा। मुझे लगता है यही रास्ता अपनाया जाएगा। शरद जी, आपको क्या लगता है? गिरफ्तार कोई भी होगा जरूर, क्योंकि ये बीजेपी की स्ट्रेटजी, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, स्ट्रेटजी है, ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है। और जैसा सभी लोग कह रहे हैं, कानून की भाषा में कहते हैं कि बेल इज द रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। लेकिन बीजेपी के राज में जेल इज द रूल, बेल इज एन एक्सेप्शन। किशोर जी, आप तो तैयार है संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर? नहीं, हमारे लोगों की मानसिक तैयारी हो गई है कि ये लोग सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और एजेंसियों की प्रताड़ना करना, एजेंसियों को आर्डर दे दे के करवाना, तो इसमें ऐसा है कि आदमी के सार्वजनिक जीवन में और पब्लिक लाइफ में चुनाव लड़ना और ये करना वो करना, तो ऐसी 55 लाख और 56 लाख के कई केसेस निकलेंगे। तो हमारी मानसिकता बनी है, और जितने ये अरेस्ट करते रहे, सत्ता तो
बीजेपी की आनी नहीं है, हमको मालूम है, तो आगे हम देख लेंगे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आपके चैनल सत्यजीत हिंदी के माध्यम से बता रहा हूं कि कुछ दिनों के बाद आप मुझ पे भी अगर डिबेट करेंगे तो आश्चर्य नहीं लगेगा। चलिए किशोर जी, ये मैं आपसे वायदा करता हूँ कि जब आपकी गिरफ्तारी होगी तो जरूर हम डिबेट करेंगे, उसके ऊपर इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जी एक चीज और कहना चाहूंगा कि अब जो इधर ट्रेंड हुआ है, चाहे गोवा देख लीजिए, चाहे आप उत्तराखंड देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, जो हम लोग सब जाते हैं देखते हैं, ग्राउंड पे जो दिखता है वो चुनाव के नतीजे वो उससे अलग आते हैं। तो ये कोई एक नई चीज है जिसको हम लोग पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं कि सारे के सारे जर्नलिस्ट जो 30-30 साल 40-40 साल इस प्रोफेशन में लगाए हैं, ताकि वो नतीजे हम पकड़ क्यों नहीं पा रहे? वो कुछ तो कहीं हमारी में कमी आ रही है, या शायद कुछ नई स्ट्रेटजी वो भी है, वो भी कोई नई चुनावी रणनीति है। मशीन और मीडिया का खेल है, मशीन और मीडिया का खेल है। देखिए शरद जी, सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।